सपना बेहोश होकर गिरने से पहले राजू को पुकारती है। राजू भागकर उसके गिरने से पहले ही उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सपना, सपना आंखें खोलो, होश में आओ। मैं हूँ राजीव, तुम्हारा राजीव। राजीव ने सपना को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा कि आई एम सॉरी सपना, आई एम रियली वेरी सॉरी सपना। मैंने तुम्हें जाने अनजाने बहुत तकलीफ दी है। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सपना ने अटक अटक कर कहा कि माफ़ी बस एक शर्त पर ही मिलेगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सपना बस खुद से दूर जाने के लिए मत कहना। राजीव ने उससे कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना राजीव। अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के बजाय तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी। बहुत दुखता है यहाँ पर। सपना ने राजीव का हाथ लेकर अपने दिल के ऊपर रखते हुए कहा, अब सहन नहीं कर पाऊंगी तुमसे अलग होने का गम। और वो राजीव के गले लगकर रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। सपना ने उससे रोते हुए पूछा कि कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? एक बार भी मेरी याद नहीं आई कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगी, क्या होगा मेरा? राजू ने सपना के आंसू पोंछे और कहा कि सब बताऊंगा, पर अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि मौत भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाई। अंदर चले, भैया इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बहन को उनका पसंद किया हुआ लड़का पसंद आया या नहीं। सपना ने जब राजीव की तरफ हैरानी से देखा तो राजीव ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा कि मैंने वादा किया था ना कि तुम्हें तुम्हारे भैया से हमेशा के लिए मांग कर ले जाऊंगा अपने साथ, अपना बनाकर। दोनों अंदर हाल में आ गए, जहाँ सब बातें करते हुए शायद उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। सपना ने अब धीरे से अपनी नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखा। सभी थे वहाँ पर, पूजा, करण, भाभी, माँ और उसके भैया। सभी लोग उसे इस तरह से सबको देखते हुए पाकर हंस रहे थे। सपना झेंप गई और अपनी निगाहें नीचे करके बैठ गई। भाभी ने कहा कि बस थोड़ी सी देर में पंडित जी आने वाले हैं। वो पत्रा देखकर सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त बता देंगे, फिर उसी हिसाब से हम लोग तैयारियां शुरू कर देंगे। तब तक पूजा 2 थालियों में अलग अलग रंगों के अबीर गुलाल लेकर आ गई और कहने लगी कि बस एक बार डेट फिक्स हो जाए शादी और सगाई की, फिर जी भर के होली खेलेंगे। करण ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, इस बार पिछली सब होलियों की कसर निकाल ली। सपना ने राजीव को एक नज़र देखा तो राजीव को अपनी तरफ देखते हुए पाकर झेप गई और अपनी निगाहें नीचे करके बैठ गई। थोड़ी देर में पंडित जी अपनी झोली झंडी लेकर वहां आ गए। दीपक ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। उसके पास राजीव और करण ने भी पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने थोड़ा सा जलपान किया और पत्रा देखकर विचारने लगे। थोड़ी देर तक उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को लेकर जोड़ घटाना किया और फिर पत्रा को एक तरफ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि दीपक बेटा, लड़का लड़की दोनों की ही कुंडली मिलाकर देखने पर सगाई के लिए आज शाम का और 1 महीने बाद का शादी का बहुत शुभ मुहूर्त निकल रहा है। शादी का मुहूर्त सुनकर तो सब खुश हो गए, पर सगाई आज शाम को ही थी, ये सुनकर सब थोड़े से परेशान हो गए। पंडित जी ने उन सबकी परेशानी समझकर कहा कि यजमान, फिर परसों से होलाष्टक लग जाएगा और कल होली है। दोनों ही दिनों में सगाई का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है। अभी भी 5-6 घंटे का समय है। इतने समय में एक सगाई तो क्या, 2-2 सगाई का इंतजाम हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर सब हंसने लगे और दीपक ने हंसते हुए कहा कि जी पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी से ही जुट जाते हैं तैयारियों में। भाभी सपना को लेकर अंदर कमरे में चली आई और कहा कि सपना चलो फटाक से तैयार हो जाओ, मार्केट चलकर तुम्हारे और राजीव के लिए कपड़े ले ले, और फिर उसके बाद रिंग वगैरह भी तो सिलेक्ट करनी है। भाभी बोली जा रही थी और सपना बस उनकी तरफ एकटक देखे जा रही थी। भाभी ने उसके कंधे पकड़कर कहा कि अब क्या हुआ? सपना ने कुछ नहीं कहा और उनके गले लगकर सिसकने लगी। भाभी ने भी उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा कि पागल, हर बात पर रोना जरूरी है क्या? थोड़ी देर में सभी लोग मार्केट के लिए निकल गए। एक कपड़े की बड़ी सी शॉप पर जाकर अनु और पूजा ने सपना के लिए एक एक करके सही कई सारे कलर और डिज़ाइन के लहंगे निकलवाए और सपना से उन सब को ट्राई करने के लिए कहा। सपना ने कहा कि इतने सारे ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये वाला पसंद है। और
उसने ये कहते हुए लेमन कलर का एक लहंगा उठा लिया और उसे लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली गई। दुकान वाले ने कहा कि वाह दीदी की पसंद तो बहुत अच्छी है, एक ही बार में कितना यूनिक डिज़ाइन और कलर सेलेक्ट किया है। पूजा और अनु दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सपना ने राजू की पसंद का ही तो कलर सेलेक्ट किया था। सपना जब लहंगा पहनकर बाहर निकली तो अनु ने तो जल्दी से उसे एक नज़र का टीका लगा दिया और कहा कि किसी की नज़र ना लगे तुझे, बहुत प्यारी लग रही है। और सच में हर आता जाता एक नज़र सपना की तरफ जरूर डालता। पूजा उसकी तरफ गई और धीरे से उसे कोहनी मारते हुए बोली कि हाय मैं मर जावा, राजीव अगर तुम्हें देख लेगा तो ऐसे ही तो कसम से अभी शादी कर लेगा तुझसे, 1 महीने तक तो वो रुक ही नहीं पाएगा। सपना ने उसे आंखें दिखाई तो पूजा कहने लगी कि अरे सच में यार, गुस्सा क्यों होती है। तभी अनु उन लोगों की तरफ आकर कहने लगी कि ये खुसुर पुसुर बात के लिए बचा कर रखो, अभी रिंग भी सिलेक्ट करनी है, चलो जल्दी करो तुम दोनों। दीपक और करण ने मिलकर राजू के लिए शेरवानी पसंद की। गोल्डन कलर की शेरवानी विथ मैरून राजस्थानी स्टाइल दुपट्टा। सच में राजू किसी राजा रजवाड़ों के खानदान का लग रहा था। अब दोनों ने सगाई के लिए रिंग पसंद की। सपना ने अपने लिए डायमंड की एक बहुत प्यारी सी रिंग सेलेक्ट की और राजू ने भी सपना की पसंद की हुई रिंग फाइनल कर दी। शाम के फंक्शन के लिए कुछ और ज़रूरी सामान लेकर वो सभी दल वापस घर चले आए। पंडित जी ने शाम की सगाई के लिए सब जरूरी इंतजाम करके एक बेहद ही निजी पर भव्य समारोह में राजीव और सपना की सगाई करवा दी, जिसमें सिर्फ दोनों के करीबी रिश्तेदार और घर वाले ही शामिल हुए, वो भी वो लोग जो कि इतने शॉर्ट नोटिफिकेशन पर तुरंत ही सगाई में शामिल होने के लिए आ गए। सपना लेमन कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज कितने महीनों के बाद वो इतनी खुश दिखाई दे रही थी। राजीव की नज़रें तो उससे हट ही नहीं रही थी। इतने सब लोगों की भीड़ में दो दिल, वो भी ना जाने कब से बिछड़े हुए, क्या चाहेंगे। यही ना कि बस उन्हें भी थोड़ा सा एकांत मिल जाए तो वो दोनों भी अपने अपने दिल की बात एक दूसरे को बता सकें। पर अभी फ़िलहाल तो ये संभव नहीं दिख रहा था। पूजा ने करण को इशारा करके अपने पास बुलाया। करण ने हंसते हुए कहा कि क्या बात है पूजा, सगाई उन दोनों की हुई है और असर तुम पर दिख रहा है, ऐसे इशारे करके क्यों बुला रही हो मुझे। पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुला रही हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट जगा है, वो तो मैं इसलिए बुला रही हूँ कि देखो ना, सपना और राजीव कब से एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाह रहे, पर किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। करण ने कहा कि अरे दोनों बैठे तो साथ में ही हैं, जितना मर्जी टाइम बिताएं साथ में। पूजा ने अपना सर पीट लिया और बोली अरे अरे भोले पतिदेव, मेरा मतलब है कि अकेले में टाइम बिताएं वो दोनों। ऐसे यहाँ सबके सामने वो क्या बात कर पा रहे हैं, बस खामोशी से एक दूसरे को देख लेते हैं कभी कभी, वो भी जब तक कोई उन्हें ना देख रहा हो। करण ने कहा कि ओ सॉरी सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, तुम्हें कहाँ कुछ समझ में आता है इतनी जल्दी। पूजा ने कहा अच्छा रुको, मैं ज़रा इन दोनों का इंतज़ाम करके आता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ। पूजा ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहा कि ठीक है, ज़रा हम भी तो देखें कि आप हमें क्या बताएंगे। मैं तो कब से इंतज़ार में रहती हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ, पर तुम तो लड़की से भी ज़्यादा शर्माते हो। करण ने हंसते हुए उसकी बाहों को खुद से अलग किया और कहा कि ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, आता हूँ मैं। करण ने दीपक से कहा कि भैया वो राजीव सपना के साथ ज़रा पहाड़ी वाले मंदिर तक जाना चाहता है, वो उसने मन्नत मांगी थी। तो करण की बात पूरी होने से पहले ही दीपक मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल जाएं, और वैसे भी अब सपना पर राजीव का हक है, वो उसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। करण ने राजीव के पास जाकर कुछ कहा और राजीव ने मुस्कुराते हुए करण की तरफ देखकर सपना की ओर चल पड़ा। राजीव ने इस्माइल पास करते हुए सपना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सपना ने पहले दीपक की तरफ देखा और फिर अनु की तरफ देखा। दोनों ने ही मुस्कुराकर उसे हाँ बोल दिया। सपना ने अपना हाथ राजीव के हाथ में थमा दिया। दोनों वहां से पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उन दोनों ने देवी माँ की आरती की, उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित किया और प्रसाद चढ़ाया। माता रानी का
आशीर्वाद लेकर बाहर आकर उन दोनों ने वहाँ मंदिर के बाहर बैठे कुछ गरीब लोगों को प्रसाद बांटा और कुछ रुपए दान में देकर वहाँ से चले आए। सपना अभी भी बहुत खामोश सी थी, जैसे खुद को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। राजू ने एक पहाड़ी की टॉप पर गाड़ी रोक दी। उससे आगे का रास्ता नहीं था। दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के गेट के सहारे खड़े हो गए। हल्का सा अंधेरा हो चुका था और उस पहाड़ी की चोटी से सारा शहर रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे कई सारे जुगनू झिलमिल कर रहे हों। राजीव ने अपने हाथ में सपना के रिंग वाले हाथ को लिया और उसकी रिंग पर अपनी उंगली चलाने लगा और कहने लगा कि आफ्टर ऑल तुम मेरी हो ही गई, पा ही लिया मैंने तुम्हें, सबसे लड़कर मौत को हराकर। राजू के हाथ के ऊपर एक आंसू टपक कर गिरा। उसने हैरानी से सपना की तरफ देखा, वो रो रही थी। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा कि भाभी सही कह रही थी, तुम रोने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। सपना ने उससे कहा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पास हो। हमारी सगाई हो गई है, सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, क्योंकि तुम अक्सर सपने में मेरे साथ रहते हो और मेरे आँख खोलते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। राजू ने अपने हाथों में उसके चेहरे को भरते हुए कहा कि मैं यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। सपना ने धीरे से सर हिला दिया। राजू ने उसकी सगाई वाली रिंग को किस किया और कहा कि देखो इसे, तुमने अपनी खूबसूरती सी नाजुक सी उंगली में मेरे नाम की अंगूठी पहनी है, यानी मैं तुम्हारा हो गया हूँ। फिर राजीव ने उसके आंसुओं को चूमते हुए कहा कि ये आंसू इस बात की गवाह है कि तुम और मैं अब साथ हैं, क्योंकि इनमें मेरा ही अक्स नजर आ रहा है। सपना अब खामोशी से अपने एक हाथ से राजीव की शर्ट को कस कर पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ को उसके कंधे पर रखी हुई थी, एज यूजुअल निगाहें नीचे किए हुए। राजू ने अब बहुत हौले से उसे गाड़ी के दरवाजे से सटाकर खड़ा किया, जैसे कि वो कोई कांच की गुड़िया हो और जरा सा झटके पर वो टूट जाएगी। राजीव ने सपना की बंद आंखों को किस करते हुए कहा कि इन आंखों में हमेशा मैं ही रहता हूँ, तो फिर मैं तुमसे दूर कैसे हो गया। दोनों गालों को चूमते हुए उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियों को उसके होठों पर फिराया, जैसे वो शायद सपना की परमिशन चाह रहा था। और सपना बस आंखें बंद की खामोशी से खड़ी रही, सिवाय इसके कि उसके हाथों की पकड़ राजीव की शर्ट पर और कंधे पर और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो कांप रही थी। राजीव ने ध्यान से सपना को देखा। उसके पसंदीदा कलर के लहंगे में वो उसे अपनी दुल्हन लग रही थी, पर अभी कुछ कमी थी। वो हल्के से मुस्कुराया और सपना के होठों के पास किस कर लिया और उसके कानों के पास अपने होठ सटाते हुए बोला कि सपना, अगर ऐसे ही खामोश रहोगी तो मैं बात किससे करूँगा। सपना राजीव की छुअन से सिहर उठी थी, पर राजीव के इस बिहेवियर से वो मनी मन मुस्कुरा उठी थी और उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बोली कि अभी तो बस तुम्हें जी भर के महसूस करने दो मुझे। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम निगाहों में हो। राजीव ने सपना के माथे को चूमते हुए कहा कि अब घर चले, बहुत देर हो रही है, सब परेशान हो रहे होंगे और हमारा इंतज़ार भी कर रहे होंगे। सपना ने कहा ठीक है, अभी घर चलते हैं, पर कल तुम मुझसे मिलने आओगे ना, होली खेलने। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ आऊँगा, तुमसे मिले बिना अब मुझे भी कहाँ अच्छा लगेगा, और वैसे भी कल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है और होली भी खेलनी है। अच्छा, पर क्या? ये तो सरप्राइज है, कल ही पता चलेगा। सपना ने कहा कि ठीक है, कल ही बताना, और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल गए। राजू सपना को घर छोड़कर माँ के साथ अपने घर की ओर निकल गया। शाम को सब लोगों ने मिलकर होलिका पूजन किया। वहाँ राजू ने भी अपनी माँ, बहन और जीजा जी के साथ मिलकर होली पूजन किया। देर रात तक दोनों तरफ मस्ती धमाल होता रहा। सुबह सुबह सपना की आंखें होली के शोर से खुली। ओह नो, आज होली है, तो सब मुझे रंगने के लिए नए नए प्लान बना रहे होंगे, पर मैं कोई होली वोली नहीं खेलने वाली। सपना ने मन ही मन में सोचा और बाथरूम की ओर बढ़ गई। वो ये बात बिल्कुल भूल गई थी कि आज उसने राजीव को स्पेशली होली खेलने के लिए ही बुलाया था। सगाई होने के बाद अब राजीव उस घर का दामाद बन चुका था, तो इस नाते भी सपना की माँ ने राजीव की माँ को शाम को ही फ़ोन करके होली खेलने के लिए न्योता दे दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। सपना रेडी होकर बाहर निकली और सीधे किचन की तरफ चली गई। पूजा ने
उसे देखते ही सीटी बजा दी और उसकी तरफ एक आंख विंक करते हुए बोली, ओ मैडम जी, जान ले लो वो। सपना ने भाभी से कहा कि देख लो भाभी, ये आपके सामने ही मुझसे क्या कह रही है, समझा दो इसे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अनु ने चाय की ट्रे उठाते हुए कहा कि भाई, तुम दोनों सहेलियों के बीच में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, आपस में सुलटो दोनों। और वो सुबह की चाय लेकर माँ और दीपक के पास चली गई, जो कि बाहर लान में करण के साथ बैठे होली की प्रिपरेशन को देख रहे थे। अनु के जाते ही सपना पूजा के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गई और बोली, क्या बात है, बड़ी बातें याद आ रही हैं तुम्हें। पूजा ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बस यार, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तू खुश है। सपना ने भी कहा कि हाँ पूजा, तूने बिल्कुल सही कहा, पिछले 2 होली मेरी ऐसी बीती है ना कि इस त्यौहार से बिल्कुल मन उचट गया था मेरा, पर अब अचानक से सब कुछ बदल गया है मेरे लिए। आज होली के रंग मुझे और सतरंगी और चटक लग रहे हैं। होली के रंग बिरंगे रंगों की तरह ही मेरी ज़िंदगी में भी रंग भर गए हैं। पूजा ने शरारत से उसे कोहनी मारते हुए कहा कि हाँ हाँ, प्यार के रंग, वो भी राजीव के प्यार के रंग। इसका मतलब तो आज हम सबके साथ होली खेलेगी ना। पूजा ने चहकते हुए कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई होली नहीं खेलने वाली हूँ। मैं तो बस तुम लोगों को होली खेलते हुए देखूंगी। अगर ये मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं तो चली अपने रूम में। सपना ने चाय का कप ख़त्म करते हुए कहा, भक, ऐसे भी कोई मज़ा आता है क्या। होली का मज़ा तो तब है जब हम अपने सामने वाले को रंगों से इस कदर सरोबार कर दें कि वो पहचान में ही ना आए और फिर उस पर दूसरे किसी का भी रंग ना चढ़े। पूजा ने ऐसे कहा कि जैसे वो सच में ही होली खेल रही है। ना बाबा ना, ये इस तरह से मुझे नहीं खेलनी है होली, और मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरे साथ शराफत से तो पेश आएगी नहीं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं उठाने वाली। और इतना कहकर वो अपने कमरे में भाग गई। भाग ले बेटा, कितना भागेगी, पर आज तो तू बच नहीं पाएगी मेरी जान। हम में से किसी से रंग नहीं लगवाएगी, पर जब राजीव आएगा तुझे रंग लगाने, तब कैसे बच पाएगी और कैसे मना कर पाएगी। थोड़ी देर में राजीव, उसकी माँ और बहन और बहनोई वहाँ पहुँच गए। दीपक और अनु ने उन सब की अगुवाई की। राजीव दीपक के गले मिला और एक दूसरे को हैप्पी होली कहा। राजीव ने देखा कि करण एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा है। वो भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए पहुंचा और बोला कि क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही तुझे, और यहाँ क्यों खड़ा है कोने में। करण ने झूठी उदासी के साथ कहा कि अब मेरी जगह तो यही है भाई, तू तो अब तेरे नए रिश्तेदारों के साथ बिजी रहेगा, मैं तो अब सेकेंडरी हो गया हूँ। राजीव ने करण को हल्का धक्का मारते हुए कहा कि साले, अब अगर एक बार और ना तेरे मुंह से बकवास निकली तो समझ लेना, अभी तेरी होली मना दूंगा, समझा। कुछ रुक कर, तू तो मेरा भाई है, मेरा यार है, और तेरी जगह कोई नहीं ले सकता है, अंडरस्टैंड। अब चल, मुझे गले लगकर होली की मुबारक देगा या फिर अभी भी तेरी शिकायतें रह गई हैं। राजीव ने हंसते हुए कहा। करण ने स्माइलिंग फेस के साथ राजीव को गले लगा लिया और उसे होली की मुबारकबाद दी। सभी लोग बाहर लान में आ गए थे होली खेलने के लिए, जहां और भी लोगों को होली खेलने के लिए इनवाइट किया गया था। राजीव करण के साथ बाहर लान में आकर एक जगह पड़े सोफे पर बैठ गया और इधर उधर देखते हुए करण से पूछता है कि यार, सब दिख रहे हैं पर वो नहीं दिख रही है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। करण ने भी इधर उधर देखते हुए कहा कि हाँ भाई, सही कह रहे हो, सपना तो इधर है ही नहीं। पूजा ने उन लोगों के पास ठंडाई की गिलास और नाश्ता रखते हुए कहा कि जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं वो तो अपने कमरे में छुपी हुई है। मतलब, दोनों ने एक साथ पूछ लिया। मतलब ये कि वो कमरे में है और वो वहीं रहेगी। पूजा ने हंसते हुए कहा, ये तो सुन लिया है, पर वो कमरे में क्यों है, उसकी तबीयत तो सही है ना। राजीव थोड़ा परेशान हो गया। तबीयत सब सही है, पर मैडम जी को होली नहीं खेलनी है इसलिए। पूजा ने रंगों से भरी प्लेट उन लोगों के सामने रखते हुए कहा, क्या। राजू चौंका, पर यह क्या बात हुई, मैं यहाँ उसके साथ होली खेलने आया हूँ और वो है कि कमरे में छुपी बैठी है। राजीव ने अनु से कहा कि वो जरा उसके साथ चले। अनु राजीव के साथ सपना के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और बाहर से आवाज़ दी, सपना, जरा दरवाज़ा तो खोल। नहीं भाभी, मुझे नहीं खोलना दरवाज़ा, आप ज़रूर उस पूजा की बच्ची के साथ यहाँ आई हैं ना। अरे नहीं भाई, मैं अकेली हूँ,
पूजा बाहर करण के साथ होली खेलने में बिजी है। सॉरी भाभी, पर मैं बाहर नहीं आऊँगी। आई नो, पूजा जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगी और मेरे दरवाज़ा खुलते ही वो मुझे रंग लगाने के लिए सामने आ जाएगी। इससे पहले कि अनु कुछ और कहती, राजीव ने उसे चुप रहने का इशारा किया और सपना का दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो सपना को लगा कि भाभी सच में चली गई हैं और उसने चेक करने के लिए दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो बाहर निकली, सामने अनु और राजीव को खड़े देखकर वो शक पका गई। अनु ने राजीव से हंसते हुए कहा कि लीजिए भैया, मैंने आपके चोर को आपके सुपुर्द कर दिया है। अब आप जाने और आपके चोर। इतना कहकर वो वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। सपना नज़रें नीचे करके खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो राजीव से क्या कहे। दिल की हालत भी बहुत अजीब होती है। जो इंसान सामने ना हो तो दिल में इतने ख्याल आते हैं कि जब वो सामने आएगा तो ये कहेंगे वो कहेंगे, और जब वो इंसान सामने होता है तो जैसे जुबान को लकवा मार जाता है। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या कहें और कैसे कहें। वही हाल सपना का भी हो रहा था। राजीव जब सामने नहीं था तब रोती थी, परेशान होती थी और सोचती थी कि बस एक बार वो सामने आ जाए, कहीं भी नहीं जाने दूंगी उसे, हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखूंगी। और अब देख लो, वो उसके घर आया है उससे मिलने, और वो है कि अपने कमरे में छुपी बैठी थी। राजीव ने उससे कहा कि ये तो बहुत गलत बात है ना तुम्हारी, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे साथ रंग खेलने आया हूँ, और तुम हो कि मेरे सामने भी नहीं आना चाह रही हो। सपना खामोश थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। राजीव ने फिर से कहा कि अब चुप क्यों हो, बोलो भी। सपना ने कहा कि वो मुझे डर लगता है। डर? पर किस बात का? राजीव ने पूछा। वो दूसरों के ऊपर रंग खेलते हुए देखने में तो मज़ा आता है, पर अपने ऊपर रंग खेलने से डर लगता है। सपना ने इतनी मासूमियत से कहा कि राजीव को हंसी आ गई। ये क्या बात हुई भला? जब तुम किसी के ऊपर रंग डालोगी तो फिर वो भी तो तुम्हें रंग लगाएगा ना, तभी तो होली खेलने का मजा है। कुछ रुक कर, एक मिनट, एक मिनट, कहीं तुम इसलिए तो नहीं यहाँ नहीं छुपी थी कि मैं तुम्हें रंग न लगाऊं और तुम बच जाओ मुझसे? सपना फिर से चुप खड़ी थी। सुनिए सपना जी, अपनी गलत फहमी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं तो तुम्हें रंग लगाए बिना आज जाऊंगा ही नहीं। सपना ने कहा कि ठीक है, फिर लगा लो रंग, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी हूँ। और उसने अपनी आंखें बंद करके अपना एक गाल राजू की तरफ कर दिया। राजू थोड़ा मुस्कुरा रहा था सपना की इस हरकत पर। जब थोड़ी देर राजू ने कुछ नहीं किया तो सपना ने आंखें बंद किए हुए कहा कि अब क्यों नहीं लगा रहे हो रंग, लगाओ ना। वो खुद को जबरदस्ती वहां रोके हुई थी। राजू को उसकी यह हरकत बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसी लग रही थी। राजू ने अपने जेब से थोड़ा सा पीले रंग का गुलाल निकाला और आहिस्ता से उसके गाल पे लगा दिया। सपना ने अपनी आंखें खोल ली। राजीव को अपने इतने करीब पाकर वो थोड़ा सा पीछे की ओर होना चाहिए, तो राजीव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। सपना की नज़रें एक बार फिर से झुक गई। मुझे बिना रंग लगाए ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? इस पल के लिए कितना तरसा हूं मैं, और तुम यूं ही चली जाओगी? राजीव ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा। सपना ने एक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोक दिया और बोली, मैं कैसे रंग लगाऊं, मेरे पास तो रंग ही नहीं है। राजू ने कहा कि मुझे दूसरा कोई रंग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे रंग में ही रंगना है। और इतना बोलकर उसने अपने गाल को सपना के रंग लगे गाल से छुआ दिया और थोड़ा सा गुलाल राजीव के गाल पर भी लग गया। हैप्पी होली सपना, राजीव ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। हैप्पी होली राजीव, सपना ने भी उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा। राजू ने सपना को अपने ही रंग से रंग लिया। आखिर दोनों ने एक लंबे इंतजार के बाद एक दूसरे के साथ होली मनाई और सही मायने में एक दूसरे के हो गए। राजू ने सपना का हाथ थामा और उसे लेकर बाहर लान में ले आया। वहां देखा तो सबके सब होली के रंगों से सरोबार थे। आज तो दीपक भी अपनी सख्त ईमे से बाहर निकलकर अनु और पूजा करण के साथ खूब मजे लेकर होली खेल रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर राजीव की माँ और सपना की माँ उन सबकी मस्ती देखकर बहुत खुश हो रही थी। राजीव की दीदी और जीजा जी वहाँ कुछ देर रुककर अपने घर चले गए थे। उन लोगों को वहाँ पर भी होली सेलिब्रेट करनी थी। राजीव ने सपना से कहा कि तुम ये सब सच में मिस करना चाहती थी। देखो सब कितने खुश हैं और कितने मज़े से एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं, चलो हम लोग भी इनमें शामिल हो जाते हैं। और इतना कहकर वो सपना का हाथ पकड़कर सबके बीच में ले गया और सबसे बोला कि ये देखो मेरे साथ कौन आया है।
जब सबने सपना को वहाँ खड़े देखा तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर सबने मिलकर सपना को खूब मन भर कर रंग लगाया। सपना को भी अब मज़ा आने लगा था। अब उसने भी अपना डर, अपनी झिझक एक किनारे पर रख दी, उसके साथ मस्ती धमाल करना शुरू कर दिया। सबको वही पुरानी वाली सपना नजर आने लगी जो जिंदगी के हर लम्हे को पूरी तरह से खुलकर जीती थी। सब बहुत खुश हो रहे थे और सबसे ज़्यादा दीपक। उसने आगे बढ़कर राजू को गले से लगा लिया और बोला कि थैंक यू राजू, थैंक यू सो मच मेरी बहन मुझे वापस लौटाने के लिए। राजू ने दीपक के हाथ पकड़े हुए कहा कि भैया, सपना जितनी आपके लिए स्पेशल है उतनी ही मेरे लिए भी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे भी पुरानी वाली सपना से ही प्यार हुआ था और दोनों फिर से एक दूसरे के गले लग गए। राजीव दीपक और बाकी सबकी परमिशन लेकर सपना को बाहर घुमाने ले गया। दोनों ही एक जैसे गुलाल के रंगों में रंगे बाइक पर बैठकर निकल गए घूमने के लिए। आज पूरे शहर पर होली की खुमारी छाई हुई थी। सपना ने राजीव को कमर से पकड़ रखा था। उसने अपना सर राजीव के कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। राजीव सपना को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था। जब बाइक रुकी तब सपना ने आंखें खोलकर देखा तो वो दंग रह गई। कितनी खूबसूरत जगह थी वो। राजीव ने गेट खोला और दोनों अंदर आ गए। सपना ने पूछा कि यहाँ कोई केयर टेकर नहीं है क्या? राजू ने कहा कि है, पर आज होली की छुट्टी में वो भी घर गए हैं, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है आज। इतना कहकर उसने सपना को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर रूम में ले जा करके सोफे पर बिठा दिया। राजू सपना की गोद में सर रखकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने सपना के हाथों को चूमा और कहा कि जानती हो सपना, आज से कुछ महीने पहले तक मैं ये भी नहीं जानता था कि वापस अपने घर आ भी पाऊंगा या नहीं, मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार मिलेगा भी या नहीं। इतना कहते कहते उसकी आंखों में नमी आ गई। सपना भी राजू के पास नीचे ज़मीन पर बैठ गई और उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली कि मैंने भी कहाँ सोचा था कि तुम मुझे यूं इस तरह से अचानक मिल जाओगे। रोज़ एक उम्मीद जागती थी कि शायद आज तुम्हारे बारे में कोई जानकारी मिले, शायद आज तुम्हारे हेड क्वार्टर से तुम्हारे बारे में कोई खबर मिले। पर जैसे जैसे शाम ढलती जाती उम्मीद का दिया भी बुझता जाता था और हर बीतते दिन के साथ मेरी उम्मीद कि तुम वापस आओगे टूटती जा रही थी। राजीव, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, नहीं रह पाऊंगी तुमसे अलग होकर। सपना ने भर्राए गले से के साथ कहा। तुमसे अलग होकर तो मेरा भी कोई वजूद नहीं है पागल। राजीव ने प्यार से सपना की गालों को छूते हुए कहा। तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं हर पल तुम्हें याद करके कितना रोई हूँ मैं। सपना ने राजीव को नम आंखों से देखते हुए कहा। राजीव ने कहा कि सॉरी सपना, पर मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, अपने देश में या फिर दुश्मन देश की सरजमी पर, जिंदा बचूंगा भी या नहीं। सपना ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो, बहुत घबराहट होती है। राजीव ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा कि जानती हो, जब मैं सर्च ऑपरेशन के लिए निकल रहा था तो बंद आंखों से मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी और अपना ख्याल रखने को बोला था। सपना ने हैरानी से उसको देखते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी उस रात बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे ऐसा भी लगा कि तुमने मुझे आवाज़ दी थी। हम दोनों बहुत अजीब है ना। सपना ने राजीव की बात पूरी की। पहले कितना चिढ़ती थी तुम, मैंने कितनी बार कोशिश की तुमसे बात करने की, पर तुम तो मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझती थी। राजीव ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तभी तो तुमने मुझसे उस बात का बदला मुझसे इस तरह से लिया है। सपना ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा। जब मैं उस टेररिस्ट के पीछे भाग रहा था तभी मुझे करण की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। वो लगातार मुझसे वहाँ से वापस आने के लिए बोल रहा था, पर मैं उसके पीछे इतनी दूर जाकर वापस आने की हालत में नहीं था। मैं उसकी चाल समझ गया था कि वो मुझे इस तरह जानबूझ कर लाया था। वो ये जान गया था कि मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो फिर क्यों ना मुझे भी अपने साथ मार कर ही मरे। और वो लैंड माइन वाली जगह पर मुझे जान कर ले गया। पर इससे पहले कि उसका सोचा पूरा होता मैं वहीं रुक गया, क्योंकि मुझे ज़मीन के ऊपर कुछ निशान दिख रहे थे जो ये बता रहे थे कि यहाँ से बारूदी सुरंग शुरू हो रही है।
वो आतंकी मेरे अचानक रुकने से कंफ्यूज हो गया और जल्दी में खुद उसका ही पैर उस सुरंग के ट्रिगर पर रख गया और वो ब्लास्ट हो गया। पर धमाका इतना तेज था कि मैं भी बहुत दूर झेलम के किनारे जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। तुम्हें पता है, आंखें बंद होते समय मैंने एक बार तुम्हारे चेहरे को याद किया और फिर पता नहीं मैं कब बेहोश हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं था। सपना आंखों में आंसू लिए राजू की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। राजू ने उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और आगे बताना शुरू किया। जब आंखें खुली तो खुद को एक अंधेरी सी जगह पर किसी चारपाई पर लेटा पाया। मेरे कपड़े बदले जा चुके थे। पूरे शरीर पर ना जाने कितनी जगह पर मरहम लगा हुआ था और ना जाने कितनी ही जगहों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब तक होश में नहीं था दर्द का एहसास नहीं था, पर जब होश आया तो दर्द के मारे आंखों से आंसू बह निकले। मैं आवाज़ देकर पूछना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ मुझे कौन लाया है, पर फिर कुछ सोचकर मैं बहुत देर तक ऐसे ही आंखें बंद करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग आए। उनकी भाषा कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, पर इतना जान गया था कि मैं दुश्मन देश के सरहद के पास वाले गांव में हूँ। मैं कब तक ऐसे पड़ा रहूँगा, यही सोचकर मैं शाम को होश में आने का नाटक किया और थोड़ी सी याददाश्त भूलने का भी नाटक किया। उस परिवार का मुखिया भला आदमी लगा मुझे। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया और आप लोग कौन हैं। तो उसने मुझे बताया कि उसका नाम इमरान है और वो उस गांव का मुखिया है। ये गांव पाक सीमा के अंदर का है, बस झेलम के उस पार हिंदुस्तान की सरजमी है। मुझे ये सुनकर थोड़ी सी राहत मिली कि मुझ में और मेरे देश के बीच सिर्फ ये नदी है, पर दिन के समय इसे पार करना बेवकूफ़ी थी, वो भी इतनी जख्मी हालत में। इसलिए मैंने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया। इमरान के परिवार में उसकी एक 10 साल की लड़की और 6 साल का लड़का था। उसकी बीवी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो मुझे भाईजान बुलाती थी और उसके दोनों बच्चे मुझे मामू बुलाते थे। खुद इमरान ने भी मुझे सबके लिए अपनी बीवी का दूर का भाई बताया था। उसने सबको मेरा नाम साहिल बताया था। गांव के कुछ लोग मुझे बहुत संदिग्ध नज़रों से भी देखते थे। शायद उन्हें मेरे इमरान के रिश्तेदार होने पर शक था। मैं भी खुद वहाँ से जल्द निकलने की जुगाड़ ढूंढ रहा था और इसके लिए मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इमरान ने मुझे बताया था कि मुझे पूरे 2 महीने बाद होश आया था, मतलब मैं 2 महीने कोमा में रहा। ये सोचकर ही मैं परेशान हो गया था कि मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ और ना जाने कब जा पाऊँगा अपने घर, तुम्हारे पास। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्ते महीनों में, और एक दिन मुझे पता लगा कि आज होली है और मुझे उस दिन तुम बहुत याद आई। दिल कर रहा था कि कहीं अकेले में बैठकर बहुत ज़ोर से चीखूं, चिल्लाऊं, पर उस समय मैं इतना लाचार था कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरी एक गलती और दुश्मन देश की फौज को पता चल जाता कि मैं वहाँ का बसिंदा नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं इंडियन आर्मी से हूँ, तो आगे का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तानी फौज की एक टुकड़ी रोज़ वहाँ गश्त के लिए आती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं रोज़ रात को सबके सोने के बाद झेलम किनारे निकल जाता था। वहाँ किनारे किनारे चलकर बहुत दूर तक ये मुआयना करके आता था कि किस तरफ पानी का बहाव और फैलाव कम है, क्योंकि मुझे उसी तरफ से नदी पार करने में आसानी रहती। दिन के समय तो दोनों तरफ की सेना चौकसी करती थी। दिन में अगर झेलम पार करने की सोचता तो पक्का किसी न किसी तरफ की गोलियों का शिकार बन जाता। हिंदुस्तानी सेना सोचती कि मैं घुसपैठिया हूँ और पाक सेना को लगता कि मैं हिंदुस्तान का जासूस हूँ। राजू मुस्कुराने लगा, ये बताते बताते, और सपना ने उसे अपने सर को उसकी गोद में रखने का इशारा किया। राजू सपना की गोद में अपना सर रखकर लेट गया और आगे बताने लगा, उस रात भी मैं झेलम के लिए निकला था, पर मेरे पीछे भी कोई था। कौन था वो? सपना ने पूछा। इमरान था वो, राजू ने बताया। उसे मुझ पर शक था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ और ना ही पाक सैनिक, जिसकी याददाश्त खो गई है, जैसे कि मैंने उसे बता रखा था। फिर सपना की धड़कनें तेज हो चली। मैंने खुद उसे वहाँ देखकर चौंक गया था और उसे बताने के लिए कुछ बहाना सोच ही रहा था कि उसने मुझसे कहा कि घर चलो भाईजान, ये जगह और वक्त गुफ्तगू करने के लिए मुनासिब नहीं है, और मैं चुपचाप उसके साथ घर लौट। आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप
अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।